क्या है इसका आंसर? बोलो। कामिनी, इसका आंसर क्या आया? कामिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीक्षा, आपका आंसर क्या है? सर वेलोसिटी तो मेरी 19.79 आ रही है और डिस्टेंस मतलब स्पीड 6.6 मीटर मीटर? मीटर प्रति सेकंड मतलब वेलोसिटी कितनी आ रही है? 19.6। 7 19.6 आ रही है ना? 19.7 सर 7। और स्पीड कितनी आ रही है? 66 ठीक है। अजय, आपका क्या रहा आंसर? सर मेरा ये जो वेलोसिटी है सर वो 0.75 आ रहा है। और स्पीड? सर स्पीड 6.5। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कैसे करना है इसे। तो वही, आपको एक सर्कुलर ट्रैक लेना है। आपने एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया, इसका सेंटर ये मान लिया मैंने। ठीक है निकिता, तो ये इसका सेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ से मान लो ये इसकी रेडियस हो गई, जो भी रेडियस है, मान लो 14 मीटर है। और ये पॉइंट ए है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई सर्कुलर जो साइक्लिस्ट है उसने 3/4 ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक को मतलब कवर किया है। तो यहाँ से ये चला, ये आपका कितना हो गया? 1/4 पार्ट हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट कितना हो गया? 2/4 पार्ट हो गया, या हाफ भी बोल सकते हो, ठीक है। और 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं हम। तो कोई भी सर्कल होता है, सर्कल में जो 1/4 हिस्सा होता है, 1/4, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कभी पिज्जा खाया होगा, तो पिज्जा की अलग अलग स्लाइसेस होती हैं। 4 स्लाइसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये 2/4 हिस्सा हो गया। और 3/4 बोलेंगे तो यहां तक होगा, इतना, ठीक है। तो ए पॉइंट से चल के यहाँ बी पॉइंट तक जो है, इतना रास्ता इसने ट्रेवल किया है। अब आपको ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, वी एवरेज, जिसके लिए हमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है, पता नहीं आपने ये कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला मेरे को ये बताओ पहले। किससे पूछूं मैं? दिव्या, आप बताओ, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दिव्या? सर सर मुझे नहीं आया। नहीं आया? नहीं। संध्या, आप बताओ। ठीक है, कामिनी ने बताया। संध्या, आप बताओ। मैंने पीजीटी, ओके, से किया है, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो सीधा सीधा। कैसे? क्योंकि ये 14 है रेडियस ए पॉइंट तक, और ओ से बी की भी ये जो पॉइंट है ये भी क्या होगी? ये भी आपकी रेडियस ही है। और आपको ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी मतलब हाइपोटेनस हो गया यहाँ पर, और ये एक तरीके का क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14√2 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है,
तो हाइपोटेनस आपका x√2 हो जाता है, यानी कि उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये सिंपल सा मतलब फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो। अगर दोनों साइड सेम है, परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ सेम है, तो आपका जो हाइपोटेनस होगा वो परपेंडिकुलर या फिर आप बेस की लेंथ जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से। ठीक है, करके देख लो, सभी का यही आ रहा होगा, 14√2 आ रहा है ना। बोलो भाई, देखो ऐसे ही तो करोगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या निकालना है, जो भी ये साइड थी ए बी थी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि ये 14 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हो गया तो 14 हो गया इंटू √2 हो गया, ऐसे कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर दो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो दोनों सेम होती है तो हाइपोटेनस उसका इंटू √2 हो जाता है। तो ये हो गया 14√2। तो अब 14√2 हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 14√2 हो गया, और टोटल जो टाइम है यहाँ पर वो है हमारा 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू √2, और 1.4 इंटू √2 जो है लगभग लगभग 2 के आसपास ही आएगा, बिकॉज √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4142 के आसपास ही होती है। तो 1.4 इंटू 1.4 करो या √2 इंटू √2 करो, एक ही बात है, तो लगभग 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखता हूँ किसका क्या आंसर आ रहा था, 1.97। ठीक है, ये 1.97 वाले सही है, जिनका 1.9 के आसपास आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया है। एवरेज कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो इतने पास पास नहीं होंगे कि 1.97 दे दिया, 1.98 दे दिया, ऐसे होंगे कि वन मतलब जैसे 2 दे दिया या 3 दे दिया या 1.9 दे दिया, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड अगर अब आपको निकालनी है तो आप क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो कि 10 सेकंड के बराबर है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए से बी तक आपने पूरा पाथ कितना कवर किया है। तो ये मान लो ये वाला सी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला कितना है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब आप यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मेरे को बताएगा? बोलो भाई, अजय आप बताओ कैसे करा आपने? सर ये पाई आर प्लस अपना पाई आर बाय 4। ठीक है, ठीक है, वैसे करना है वैसे कर लो, अदरवाइज क्या है, 2 पाई आर आपको पता है क्या होता है, पूरे का सरकमफेरेंस होता है। उसको आप क्या कर दो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स जाओ तो ये कितना होगा, 3/2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कामिनी ने सही बताया, 3/4 तो सरकमफेरेंस होगा। तो 3/4 से आप पूरे सर्कल, जितना भी सरकमफेरेंस आपको लेना है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल सरकमफेरेंस को, तो 3/2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो अब ये लिख लेते हैं, 3/2 इंटू पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस जो है वो है हमारी 14 इंटू 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो ये 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, और फिर आपके पास आया 3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10। तो 3 इंटू 22 कितना होता है, 66 होता है, अपॉन 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये कैलकुलेट करना। किसका आया था भाई 6.6? निकिता, आपने 3.14 लिया होगा पाई की वैल्यू को, तभी आपका 6.594 आ रहा है। देखो, कोशिश करा करो कि न्यूमेरिकल में जब भी पाई की वैल्यू रखनी हो तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखा करो, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं कुछ टर्म्स, तो 7 7 जो है वो सब कैंसिल हो जाते हैं, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। तो कोशिश ये किया करो कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो हमेशा। ठीक है, अगर कहीं पर लग रहा है आपको कि 22/7 से काम नहीं बन रहा है, तब आप 3.14 रखो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बता दे तो चलो छोड़ो वो। मतलब एक चीज ये ध्यान रखना कि पाई जो है वो आपका इरेशनल होता है, और 22/7 जो है ये आपका रेशनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इरेशनल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपको डेसिमल के बाद जो है इस तरीके से कुछ भी ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है वो आपको मिलते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब आपका डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन 22/7 है, ये आपका रेशनल नंबर है बिकॉज हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन पाई की जब एक्चुअल में हम वैल्यू निकालते हैं जो कि 3.142857 इस तरीके से आगे चलती जाती है, तो पाई की करेक्ट वैल्यू जो है वो इरेशनल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो सर्कुलर वाले से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए जितने पॉसिबल थे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको सर्कुलर वाले कैसे करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन फिगर डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सटी ग्राफ गिवन बिलो। तो ग्राफ आपको दिया था और उसमें बोला था कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है 5 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में। हो गया सभी से क्वेश्चन? बताओ भाई क्या आया था आंसर, कौन सा वाला ऑप्शन है इसका? ये नहीं हुआ, इतना आसान सा क्यों नहीं हुआ भाई? ग्राफ से वैल्यू नहीं पढ़ पा रहे हो आप? बी वाला कह रहे हैं श्वेता 8.7 बी वाला कह रही हैं, और कामिनी भी बी कह रही हैं। भाई ये क्यों नहीं हो पाया? इतना इजी सा तो क्वेश्चन था ये, ग्राफ से वैल्यू पढ़ना आना चाहिए बस। देखो इसमें क्या दिया था, इस तरीके का आपको ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर एक P1 करके पॉइंट है और यहाँ पर एक P2 करके पॉइंट है। ये वाला पॉइंट P2 है, ये वाला पॉइंट P1 है और ये दिया है यहाँ से इसको ये मिलाया है, यहाँ से ही मिलाया है। तो बस आपको ग्राफ यहाँ पर रीड करना है। ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये टाइम का एक्सिस है, तो ये जो टाइम था ये आपका 5 सेकेंड है और ये वाला आपका 7 सेकेंड है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एक्स इन मीटर जो आपको दिया है वो इस वाले एक्सिस पर दिया है, तो P1 पॉइंट के लिए जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। और P2 के लिए जो दिया है वो कितना दिया है, 27.4 दिया है। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, P1 और P2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो P2 वाला पॉइंट 27.4 पे है, P1 वाला 10 पर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27.4 माइनस 10, ठीक है। और टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 सेकंड के बराबर। तो 27.4 माइनस 10 कितना होगा 17.4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 1 4 2 8 2 7 जा 40, 8.7 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर। इतना इजी सा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ग्राफ से इस तरीके से वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, फ्रॉम द गिवन एक्स टी ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है 60 डिग्री एंगल पे, तो वेलोसिटी कितनी होगी? √3। ठीक है, √3, ठीक है। तो √3 कैसी होगी, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालते हो जो कि tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, tan थीटा बोलो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलो, तो थीटा यहाँ पर आपको दिया 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3 के बराबर होती है। तो यही √3 क्या होगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू मूविंग पार्टिकल। ये वाला बताओ क्या आया रेशियो? 1:√3। ठीक है, 1:√3 है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको ये बोला गया है कि 30 और 45 का एंगल बनाते हैं तो रेशियो बताना है आपको वेलोसिटी का, ठीक है। तो रेशियो बताना है तो आप क्या कर दोगे, tan 45 और tan 30 का जो रेशियो है वो आप यहाँ पर निकालोगे। लेकिन आपको 30 और 45 का निकालना है, तो tan 30 डिग्री बाई tan 45 डिग्री, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है और tan 45 की 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1:√3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव वेलोसिटी। इसका क्या होगा भैया आंसर? पॉजिटिव वेलोसिटी आपको किस में दिख रही है? बी। बी। बी में दिख रही है, ठीक है। तो डी। सिंपल सा है, पहले वाले में वेलोसिटी कितनी है
पहले ग्राफ में Constant. कांस्टेंट है, पहले वाले में कितनी है भाई? 0 जीरो Zero. होगी ना पहले वाले में, क्योंकि डिस्टेंस जो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे फिक्स है, एक्स जितना है टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, एक्स उतना का उतना ही है। मतलब आपने गाड़ी 100 किलोमीटर चला ली, फिर उसके बाद टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, गाड़ी अभी 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पर ही है, तो इसका मतलब गाड़ी जब आगे बढ़ी नहीं रही तो वेलोसिटी तो उसकी जीरो है ना। ये ग्राफ हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। दूसरे वाले में इंक्रीजिंग है और ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसमें कांस्टेंट है। तो सेकंड वाले में कांस्टेंट है, थर्ड वाले में डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ वाले में भी पहले कम हो रहा है और उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो फोर्थ वाले में पहले वेलोसिटी घट रही है, उसके बाद जीरो हो जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, फॉर द एक्सटी ग्राफ गिवन बिलो द वीटी ग्राफ इज शोन करेक्टली। तो एक्सटी ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, A. कामिनी बोल रही है ए, शिवानी बोल रही है सी। शिवानी सी कैसे होगा? शिवानी इसका लॉजिक बताओ मेरे को, सी कैसे होगा? सना आपका क्या है ऑप्शन? सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, एक्सटी ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात भी कर ली। तो इधर की तरफ x है आपका मीटर में, इधर की तरफ t है सेकंड्स में, और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस ग्राफ का मतलब देखो क्या होता है कि ये मान लो x की कोई भी वैल्यू है, मैं जैसे यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, यहाँ 1 सेकंड टाइम हो गया, यहाँ 2 सेकंड का टाइम हो गया, 3 सेकंड का टाइम हो गया, ये 4 सेकंड का टाइम हो गया, ठीक है। ग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करो, उसमें वैल्यूज डाल के। ये मान लो 10 मीटर हो गया, ये मान लो 20 मीटर हो गया, ये मान लो 30 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये इतने मीटर का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब जब आप यहाँ पर ये वाली जो लाइन देख रही हो, ये जो इन्होंने ग्राफ की लाइन दी है, ये लाइन दी है, ये कर्व आपका ग्राफ का है, ठीक है, जिससे ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर जब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि टाइम जब 0 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 30 सेकंड। टाइम जब 1 सेकंड था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था? 30। टाइम जब 2 सेकंड हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 मीटर है। टाइम जब 3 सेकंड हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 मीटर है। टाइम जब 4 सेकंड हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर है, और ये आगे चलता रहेगा, यानी कि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि गाड़ी रुक चुकी है चलने के बाद, ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से क्या करा, किसी गाड़ी ने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बी पर ये पहुंच गई। अब बी पर पहुंचने के बाद इसे आगे बढ़ना तो था, पर ये आगे बढ़ ही नहीं रही है। अगर ये आगे बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट और कवर होने लग जाएगा, तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी कि 30 मीटर पे जैसे ही पहुंचा गाड़ी रुक चुकी है, टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ठीक है। और दूसरा तरीका आप इससे ये भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर आपको जो स्लोप अगर आप निकालना चाहो इस कर्व का, इस कर्व का अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो एक्स एक्सिस के देखो ये क्या है? पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इन दोनों लाइन के बीच में, यानी कि ग्राफ वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल थीटा है, वो थीटा कितने का बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। और tan 0 यानी कि स्लोप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और tan थीटा यानी कि स्लोप जब आप निकालते हो किसका? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जिसे आप dx बाई dt भी बोलते हो, तो ये आपको वेलोसिटी देता है। तो अगर स्लोप 0 आ रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ओके सर। वीटी, यस जो ग्राफ सर। बनेगा, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पर वेलोसिटी, ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है वो इस तरीके की दिखेगी नीचे की तरफ। इससे ये पता चल रहा है कि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की कैसी है? 0 है। तो ए वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड कम्स बैक टू ओ फॉलोइंग पाथ
OQRO in 1 hour. What is net displacement and average speed? ये आपने कर लिया होगा, मैं ये नहीं करवा रहा, ठीक है। क्या है वैसे इसका आंसर बता दो, कौन सा ऑप्शन है? 3.57। ठीक है, ए वाला है, ए 3.57, ठीक है। सना आपका डी आया है क्या? डी कैसे आ गया? डी कैसे आएगा भाई? क्वाड्रेंट की बात हो रही है अब यहाँ पर। OQRO जो है, OQRO वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना। ओके ओके सर। तो सना दोबारा से आप कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद ओके सर। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। ठीक है, तो अब आपको ये बताने कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है और रेस्ट से बॉडी चलना स्टार्ट हुई है। तो बताओ इसमें से कौन सा वाला सही आंसर है? ऑप्शन बी। बी, मतलब ऑप्शन इसके 4 नीचे दिए हुए थे फिगर के, तो बी का मतलब है कि ए बी और सी वाले सही हैं। डी, ठीक है, डी बताया है, ए बी और डी। हाँ तो डी ही है इसका करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्या है कि सी वाला जो आप देखोगे ना, इसमें जो सी वाला आपको ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पर सी वाले ग्राफ में आप एक चीज ये नोटिस करोगे, सी वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये टाइम है। तो सी वाले जब आप ग्राफ में देखोगे तो ये जो बॉडी है ये रेस्ट से स्टार्ट हुई ही नहीं है, ठीक है, ये आपका 0 है। तो रेस्ट से अगर ये स्टार्ट होती तो इतना डिस्प्लेसमेंट जो इसने ट्रेवल कर लिया ये कैसे करती? मतलब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से थी, तभी इसने इतना ट्रेवल जो है डिस्टेंस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन जिन जिन ऑप्शंस में आ रहा है वो सारे के सारे आंसर गलत हो गए, यानी कि बी वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है, ठीक है। तो ए वाला मतलब हो सकता है या डी वाला ऑप्शन हो सकता है। अब ए वाले में सिर्फ और सिर्फ ए दिया है, चलो वो भी सही है, लेकिन डी वाले में देखोगे ए बी और डी दिया हुआ है, तो बी वाला भी जब आप देखोगे बी वाले ऑप्शन में भी ये वीटी ग्राफ आपको दिया है। तो वीटी ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है, ये जो वीटी ग्राफ बी वाला जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ये वी है ये टी है, तो वीटी ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि भाई इधर की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मान लो यहाँ पर निकालते हो इसका स्लोप, तो ये dv हो गया, ये dt हो गया, कैसा आएगा? थीटा क्या है, 0 से बड़ा ही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, तो b वाला भी होगा, a वाला भी होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है, हाँ, और a वाले ग्राफ में आप देखोगे ना, a वाला जो ग्राफ इन्होंने दिया है वो AT ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन्होंने स्ट्रेट लाइन दी है, ये पैरेलल। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव भी है, बिकॉज ये आपका यहां से ऊपर की तरफ बना हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बना हुआ है एक्सेलरेशन। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और डी वाला केस देखोगे तो डी वाले केस में भी आपको क्या दिया है, ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट कैन बी एक्सेलरेटेड। क्या होगा इसका ऑप्शन? एक्सेलरेशन आप किस तरीके से ला सकते हो किसी भी बॉडी में? सी। ठीक है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना है, या दूसरी चीज आप ये बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना है, बिकॉज एक्सेलरेशन से होता क्या है, एक्सेलरेशन का जो मतलब है वो आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेशन बोलो सेम चीज है। तो वेलोसिटी में चेंज लाना हो या एक्सेलरेशन चेंज करना हो उसका, तो वो दो चीजों से किया जा सकता है। पहली चीज तो ये कि आप बॉडी की स्पीड को बढ़ा दो, या फिर आप बढ़ा दो या घटा दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, चेंज करना है तो या तो घटा दो या बढ़ा दो स्पीड को, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दो,
ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जब आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्कुलर फील्ड में यहां पर घुमाते हो, तो यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तो ये स्पीड है, स्पीड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अगर आप बोलोगे कि भाई इसमें स्पीड क्या कांस्टेंट है, तो हाँ, स्पीड यहां पर सपोज हमने कांस्टेंट ले ली, स्पीड यहां पर चेंज नहीं हो रही, 2 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हर मोमेंट पे क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां इस पॉइंट पे देखोगे तो इसकी जो डायरेक्शन है सर्कुलर मोशन में, जब भी आप किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करते हो तो आप टेंजेंट से शो करते हो। टेंजेंट इस तरीके का होता है। ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मेरे को इसकी निकालनी है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इधर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर अगर मेरे को निकालनी है तो इधर की तरफ होगी। इस तरफ निकालनी है तो इधर की तरफ होगी। ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार यहां पर चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट यहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग है, यानी कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आप ये चीज पढ़ते हो, जो मैक्सवेल वाला कॉन्सेप्ट है, जब वो बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो आता है ना, मतलब वो जो थ्योरी वगैरह बताते हैं, रदरफोर्ड वगैरह बताते हैं, तो उसकी थ्योरी को ये फेल कर देता है। मैक्सवेल बोलता है कि भाई एनर्जी तो कंटिन्यूअसली लूज होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पर एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में बार बार चेंज आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये आपका स्पीड आपका कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज डायरेक्शन हर मोमेंट पे उसकी चेंज हो रही है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग along straight line with constant acceleration as shown in the velocity time graph। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेलरेशन इज, क्या रिलेशन होगा एक्सेलरेशन के बीच में? -7.5। ये कौन सा बता दिया -7.5? ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है ना। एक जो आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरीके का ग्राफ है ना ये वाला, इसका बताओ। सर बी। बी। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, तो बी है इसका आंसर। ठीक है। कैसे बी है? यहां पर ये बोला है कि भाई ए और बी दो कार है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पर, और उनका वीटी ग्राफ आपको दिया है, तो उनके एक्सेलरेशन के बीच में इन्होंने रिलेशन पूछा है। ठीक है, कामिनी को नहीं आया तो कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ये वीटी ग्राफ आपको दिया है, और एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है भाई, डीवी बाई डी टी होता है। यानी कि वीटी ग्राफ में अगर आप ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाता है। तो अब आप अगर ए वाला ये देखोगे, ए वाला जो ग्राफ बना है, मान लो ये θ1 एंगल है, और बी वाला जब आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे, तो मैं यहाँ पर ये इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, तो ये मेरा क्या है, θ2 एंगल है। ठीक है। तो θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? यहाँ पे कौन सा वाला एंगल बड़ा है? 1। 1। 1 बड़ा सर है। 2। हाँ, नहीं 1 बड़ा है। अरे ये एंगल देखो ना, ये पैरेलल से अगर मैं एक एंगल बनाऊंगा तो θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा? ठीक है। तो θ1 बड़ा होगा, तो θ1 आपको दिख रहा है यहाँ पर θ2 से बड़ा है। अब मैं दोनों तरफ अगर टेंजेंट कैलकुलेट कर लेता हूं, तो tan θ1 का जो मतलब टेंजेंट होगा, मतलब θ1 का, वो क्या होगा, θ2 के टेंजेंट से बड़ा होगा। और tan θ1 मेरे को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है फर्स्ट वाले का, यानी कि ए वाले का, और बी वाले का ये देगा θ2। तो यहां से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन कह रहा था भाई, ये सी सी बी वाले, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? यही आया था, चलो अच्छी बात है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है ग्राफ के केस में। मोस्ट प्रोबेबली स्लोप से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्लोप पर ही आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है।
और आप अगर वैसे भी देखोगे, अगर आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी यूज कर रहे हो, तो ए वाला ग्राफ आप देखोगे बड़ी तेजी से ऊपर को उठ रहा है और बी वाला ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए वाले की जो वेलोसिटी है, या आप यहां पर ऐसे करके भी इसको ग्राफ को समझ सकते हो कि मान लो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट यहाँ पर कर लिया और एक पॉइंट यहाँ पर कर लिया, मतलब दोनों मेरे को सेम लाइन में कंसीडर करने हैं। ए और बी वाला जो ग्राफ है उस पर सेम लाइन पर अगर मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करा है, मान लो यहाँ पर मेरा टाइम हो रहा था 20 सेकेंड सपोज, ठीक है। तो यहां पर सपोज ये वेलोसिटी जो है, जो मैंने ये बी वाले पॉइंट पर बनाई है, यहां पर मान लो वेलोसिटी 20 है, और अगर ये ए वाला पॉइंट ऊपर है तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर थोड़ी तो ज्यादा होगी ना। मान लो यहाँ पर कितनी हो गई, 30 हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 30 - 0 मतलब v - u/t होता है ना। तो वैसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर सीधे सीधे v/t कर लो। तो 30 टाइम कितना हो गया, 20 सेकेंड हो गया। और एक का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 20/20। तो ये आएगा आपका 1, ये आएगा 1.5। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए वाला जो ग्राफ है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। सभी को क्लियर है? निकिता, निकिता आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, an object is moving with an initial velocity of 30 meter per second with uniform acceleration. The velocity of object correctly increases to 40 meter per second in next 5 second. The vt graph, बताओ भाई इसका क्या है ऑप्शन, कौन सा वाला है? बी। ठीक है, बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब बी कैसे होगा भाई, बी वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो 30 से 40 जा रही है आपकी वेलोसिटी, ये चीज आपको दिख रही होगी, और अगले 5 सेकंड में जा रही है। और ऊपर एक चीज ये भी बोली है कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपको पता है जो वीटी ग्राफ होता है वो हमारा इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। On applying brake, the velocity decreases to 15 meter per second in 2 सेकंड। एक्सेलरेशन बताना कार का, क्या है इसका आंसर? सर सी। सी है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ना, देखो यहाँ पर ये टाइप का क्वेश्चन में एक डाउट जो है ना वो बना रहता है, ठीक है। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई 7.5 होगा, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि -7.5 होगा। तो देखो इसको समझ लो इस तरीके से, कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ब्रेक लगाया गया है व्हीकल पे या ब्रेक लगाया गया है ऑब्जेक्ट पे, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। तो आपको ये तो पता है कि भाई एक्सेलरेशन उसका घटने वाला है, जब ब्रेक लगेगा तो एक्सेलरेशन तो उसका घटेगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तब आप माइनस के साथ वाला जो आंसर है वो वाला सही लोगे। और अगर आपसे ये बोला जाता है कि भाई रिटार्डेशन कितना होगा कार का, तो रिटार्डेशन अगर उसने ये मेंशन कर दिया है, ये वाला वर्ड रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब वो आपसे पहले ये बोल चुका है कि भाई नेगेटिव वाली वैल्यू कितनी होगी, तब आप उस केस में पॉजिटिव वाली वैल्यू को करेक्ट आंसर कंसीडर करोगे। तो अगर इस क्वेश्चन में ये बोला जाता कि रिटार्डेशन कार का कितना होगा, तब आप ये वाला आंसर लेते, और जब यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा गया तब आप ये वाला लोगे। क्योंकि उसने एक्सेलरेशन बोला, इसका मतलब वो पॉजिटिव समझ रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव साइन लगा के उसको स्पेसिफाई करना है कि भाई ये नेगेटिव होगा। लेकिन अगर उसने पहले से बोल दिया कि भाई हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तुम बस हमें मैग्नीट्यूड बता दो, तो हमारा ये सेकंड वाला केस का जो आंसर है 7.5 वो ये होगा। तो ये डाउट जो है ये काफी ज्यादा रहता है इस क्वेश्चन में, तो इसको प्लीज क्लियर रखना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे तो दोनों ऑप्शंस दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था तो आपने -7.5 वाला जिसने बताया वो आंसर होगा, बिल्कुल सही। और अगर यहाँ पर लिखा होता कि रिटार्डेशन कितना होगा कार का, तो +7.5 होता आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये आया कैसे वो बताना है क्या? पहले तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लिख लिया करो क्या क्या चीजें दी हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाया गया इसका मतलब यह है कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 15 मीटर, ठीक है। तो ब्रेक लगाया है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। अगर वो ये बोलता कि गाड़ी रुक चुकी है,
गाड़ी रुक गई है ब्रेक लगाने के बाद, तब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती, तो वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसने बोल दिया कि गाड़ी पर ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो v हमारा 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और टाइम हमें दिया है 2 सेकंड के बराबर। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। तो v आपको दिया है 15, u आपको यहाँ पर दिया गया है 30, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और टाइम यहाँ पर दिया है 2 सेकंड। तो 15 इधर और 30 उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना गया, -7.5, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में बोला था कि रिटार्डेशन कितना होगा, तब आप बोलते 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है, an object start from rest and moves with uniform acceleration a, the final velocity of the particle in terms of distance x covered by it is given as। बताओ इसका क्या आंसर है, बहुत सिंपल सा था ये, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के बस, √2ax। √2ax, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ये बोला कि रेस्ट से शुरू होता है, तो u आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, तो a की वैल्यू a ले ली हमने। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है, कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, x के टर्म्स में आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको ये एक इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर जो है वो हमने v ले लिया, u स्क्वायर हमें 0 दिया गया है, 0 स्क्वायर ले लिया, 2a, s जो है डिस्प्लेसमेंट आपको x दिया हुआ है, तो x ले लिया हमने। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x, x हो गया। x अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना था हमें, x फाइनल वेलोसिटी टर्म्स ऑफ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2ax हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड देन करेक्ट वीटी ग्राफ विल बी, क्या होगा भाई इसका आंसर, बताओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। A, ए होगा, ठीक है। अब ये ए होगा कैसे, इसे थोड़ा सा देख लो, ये ग्राफ जो है ये आपका ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है ना कि जब आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी घटने लग जाती है, तो घट इसी केस में रही है, और ये जो टी के नीचे चला गया, नीचे जाने का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर आपकी नेगेटिव में भी कुछ होगी, मान लो मैंने इसको नेगेटिव एक्स मान लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव में भी इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। नेगेटिव वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि भाई 0 पर गई, मतलब आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगी 0 उसकी जब वेलोसिटी होगी, उसके बाद जब वापस रिटर्न कर रही होगी तो वापस रिटर्न करने पर उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। पहले वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी, वापस से जब नीचे आएगा वो ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी, तो डायरेक्शन के बेसिस में यहाँ पर वेलोसिटी जो वो आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पहला वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो फिर बाकी 3 क्वेश्चन रह गए, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ओके। और आज भी मैं क्वेश्चंस भेजूंगा इसी चैप्टर के, तो आज और कर लेते थोड़े से बहुत, और मतलब जो क्वेश्चन से थोड़े टॉपिक रह गए तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस में लगभग आज और दूंगा आपको, क्लियर है। और वैष्णवी आपने नहीं करा था तो प्लीज आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, ओके, टेक केयर देन।